नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 में एसएससी सीजीएल में आप देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के अंदर मैथ्स से रिलेटेड। काफी आसान है, यूं ही हवा बनाते रहते हैं लोग बाग, और इजीली हम इसका सॉल्यूशन यहां देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इजी इजी वही क्वेश्चन है जो आपको पिछले कई सालों से मिलते जा रहे हैं, वही सवाल यहां पर वापस से पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं पर हम बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बारे में हमेशा बात होती है। जब भी अलजेब्रा पढ़ते हैं ये फॉर्मूला बोला जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो याद कर लो, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है सेम टू सेम। यहां पर है ना, बस ये है कि ए की जगह ना इसने 8.3 लिख दिया है, बी की जगह इसने 9.2 लिख दिया है और सी की जगह इसने 6.1 लिख दिया है। तो अगर हम ये सोच के चलें तो 8.3 की जगह ए लिखेंगे तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। आएगा। अभी यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाली वैल्यू आ रही है। अब देखो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी से, अब जब इसको काटोगे आप, जब जैसे ही इससे भाग देंगे इसमें, देखो ये अपॉन में जाएगा ना इधर, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास में बच जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मतलब है कि 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 आ जाएगा, तो 8 और 9 17 और 6 23, 23.6 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। यही आपका आंसर है। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, कोई भी खास इसमें मुश्किल बात तो नहीं थी ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं ना, ये मिटाना जरूरी होगा इसमें। हाँ डिलीट हो जाता ना, ठीक है बिल्कुल सही है। तो अभी देखो आप, ये वाला अगला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 5,000 रुपए हैं, 3 सालों के लिए 15% पर एनम की रेट से उधार लिया जाते हैं और 8,000 रुपए के हिसाब से 4% रेट पर 12% के लिए अलग उधार लिया जाता है। तो कह रहा है कि दोनों ब्याज के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ ब्याज मिलेगा 5,000 का 45%, 3 साल के लिए 15% रेट के हिसाब से 45% ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5,000 का 45% माइंड में निकालते हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो 5,000 का 45/100 लिखोगे जैसे ही, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 45 का 5 गुना सबको पता है 2250 होता है। और 8,000 का ये 48% निकालना है, तो 8,000 का 48% हो जाएगा 48/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 32 में 6.4 जोड़ा तो 38.4। ये मेरी टेक्निक है, डेसिमल टेक्निक, जिससे हम यहाँ पे काम करते हैं। तो 2250 और 3840 के बीच में अंतर देखना है। तो देखो वैसे तो यहाँ 1600 का अंतर आ रहा है और इधर आ रहा है 90 का, तो 1590 अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ -10 का अंतर आ रहा है एक्चुअल में, तो 1590 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। बोलो कितना आसान है। आगे देखो आप, यहां पे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु, ए की जो एज है वो बी का 3 गुना है, तो ए की एज जो है वो बी का 3 गुना है, यानी कि बी की 1 मान लेते हैं तो इसका 3 हो जाएगा। सी बी से 5 साल बड़ा है, ये जो सी है ना वो बी से 5 साल बड़ा है, तो 1 में 5 मत जोड़ देना क्योंकि ये रेशो है, तो आपको यहाँ x मानने की जरूरत है। ये x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा, तो ये x + 5 आ जाएगा। कह रहा है कि तीनों की एज का सम जो है वो 75 ईयर है, तो बस ऐड कर दो सबको, तो 75 ईयर के जैसे लिखोगे आप बराबर, तो 3 और 2 5, 5x, तो ये हो जाएगा 5x + 5 बराबर 75 लिखने पर x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 70 जाएगा, 70 5 में भाग देगा, 70 से 5 में भाग देंगे तो x की वैल्यू 14 निकल के आ जाएगी। और 14 का मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास में 14 आ गई है और ये वैल्यू हमारे पास में 42 आ गई है। कह रहा है कि 5 साल पहले बी की एज, तो 5 साल पहले बी जो है वो 9 साल का होगा,
और अब से 3 साल बाद ए, ये 45 का हो जाएगा। तो इनके बीच में अनुपात पूछ रहा है क्या है, तो 9 और 45 में अनुपात पूछ रहा है, तो 1:5 ही तो निकलेगा। यही आपका आंसर है, वेरी इजी। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या आएगा हमारे पास में आंसर। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एम, एन और एस, ये हमारे पास में एक टैंक में 25, 50, 100 मिनट में भर सकने वाले 3 पाइप हैं। तो एक तो एम है, एक एन है और एक है एस। ये 3 पाइप के बारे में डेटा दिया हुआ है। ये 25 मिनट में टैंक को भर सकता है, ये 50 मिनट में टैंक को भर सकता है और ये 100 मिनट में टैंक को भर सकता है। ये तीनों बातें हमको गिवन है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये तीनों बातें गिवन है तो एक बात बताओ आप, ठीक है, तो ये तीनों बातें गिवन है, तो इनका एलसीएम अगर हम देखेंगे तो तीनों का एलसीएम जो है वो 100 है। 100 लीटर की टंकी मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर ये 4, 2 और 1, ये इनकी स्पीड आ जाएगी। ये इनकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब ये स्पीड आ गई है। कह रहा है कि जब पाइप एम, देखो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में एन और एस को खोला जाता है। तो स्टार्टिंग में एन और एस को खोला जाता है, तो ये एन है और पहले एस है, इनको खोला जाता है एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। तो 10 मिनट तक ये काम करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर एन को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एन जो है वो क्लोज हो गया है, यहाँ पे एन जो है वो क्लोज हो गया। फिर कह रहा है कि अब एन क्लोज हुआ है ना, तो एस तो चालू ही होगा। फिर कह रहा है कि एम को खोल दिया जाता है। तो एस और एम यहाँ पे काम करते हैं, एस और एम काम करते हैं। टैंक में अति प्रवाह मतलब ओवरफ्लो होने के कारण 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे काम पूरा हुआ है, तो इससे 15 मिनट पहले यहाँ पे एस को क्लोज कर दिएगा। मान लो इस जगह पर जो है वो एस क्लोज हो गया, ठीक है, एस जो है वो क्लोज हो गया इस जगह पे। तो आप कहोगे कि 15 मिनट पहले हो गया है, इसका मतलब यह है कि आखिरी के 15 मिनट में जो है वो अकेले एम ने काम किया होगा। एम ने आखिरी के 15 मिनट तक काम किया होगा। एम तो 4 लीटर पर मिनट के भरता है, तो 4 के हिसाब से 15 मिनट में इसने 60 लीटर पानी आखिरी के 15 मिनट भरा होगा। और शुरुआत में एन और एस दोनों थे, तो शुरुआत में एन और एस जो है वो 3 की स्पीड से भरते हैं। तो 3 की स्पीड से 10 मिनट में ये 30 लीटर भरे होंगे। तो 30 इन्होंने भर दिया, 60 इन्होंने भर दिया, बचा जो 10 है, बचा जो 10 है 10 लीटर, वो एस और एम ने भरा होगा। और एस और एम जो है वो 4 और 5, 4 और 1 5 की स्पीड से भरते हैं। तो 2 मिनट ये लेंगे, 2 मिनट ये लेंगे। तो टोटल कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम लगा, देखो कह रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगा है। तो 10 मिनट इनको लगे, 2 मिनट इनको लगे और 15 मिनट इनको लगे। तो 10, 15, 25 और 27 मिनट ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वेरी इजी, ध्यान से देखना इस सवाल को, इजी सा सवाल है। अगला सवाल देखो आप, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 21 में से 4.9 डिवाइडेड बाई 4 7। तो देखो 21 में से आप 4.9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0.7 आएगा, प्लस 3.9 का 4 गुना 39 का 4 गुना 156 होता है। तो 3.9 का जो 4 गुना होगा वो आएगा हमारे पास में 1.56 आएगा, ठीक है। प्लस 0.9 हमें ये करना है। तो 0.9 में से 0.7 माइनस करेंगे तो 0.2 प्लस का आ जाएगा। तो 1.56 प्लस 0.2 जोड़ेंगे तो 1.76 ये वैल्यू आ जाएगी। 21 पहले से है तो 21 और 1.76 22.76 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फोन आया था इस वजह से कहीं हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं है। प्रॉपर है भाई, क्या बढ़िया बात है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसको देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है।
ये भी आसान है एकदम। कह रहा है कि 21 हाँ ये वाला तो मैंने करवाई दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। ये नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से और 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि बताओ क्या है। देखो अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 माने, एक बार को 100 माने, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% जाता है। इससे 26% ज्यादा वैल्यू है मार्क प्राइस की, यानी कि 126 रुपए है मार्क प्राइस। कह रहा है कि फिर 32% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 32% का डिस्काउंट दिया जाता है, इसका मतलब वस्तु जो है वो सेल की जाती होगी कितने में, 126 के 32% कम करके 68% में, कितने में बेची जाती होगी। तो देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 100 है, सेलिंग प्राइस हमारे पास में 126 इंटू 68/100 है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा वो निकालना है हमें, या लॉस होगा वो आपसे निकालना है। तो बेसिकली हमें 126 इंटू में 68 करना है। तो ये जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसको गुणा कर लेते हैं एक बार को, 8 से गुणा करेंगे पहले, 96 4 100 1008 तो ये आ गया, और 72 3 75 6 756 ही आ गया। तो 8 6 5 और 8 85.68 वैल्यू निकल के आ रही है। ये देखो 100 से भाग देना पड़ेगा तो 85.68 वैल्यू आ रही है ये। तो इतने रुपए में सेल करेगा 100 वाली चीज को, तो कितना कम है ये, 14.32% और 14.32% का ही हमें लॉस हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का। क्या कहना चाह रहा है कि x और y की व्युत्क्रमानी हो, x जो है वो y का व्युत्क्रमानी है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो मैंने ना इंग्लिश में नहीं लिया यार, हिंदी में ले लिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चीजों के बारे में बताता चलूंगा कि सवाल कैसे कह रहा है, और अगर अच्छा लगेगा मुझे तो फिर मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगा, केवल इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे वहां पर, ठीक है। तो x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है y के, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि x और y का जो प्रोडक्ट है ना, x और y का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट है। ये y इधर आएगा तो x और y का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, या फिर मैं ये कह दूंगा कि सेम है। x और y का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना कि कह रहा है कि y बराबर 6 होने पर x 2 है, तो x बराबर 3 होने पर y क्या है, तो y बराबर 6 होने पर x 2 है, यानी कि इनका प्रोडक्ट यहाँ पे 12 आ रहा है। तो बताओ x की वैल्यू 3 होने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 इंटू वाई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखनी है हमको। तो 3 से वैल्यू 4 कट जाएगी तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी। ऐसा आप लिख सकते हो, बड़ा इजी सा हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि 7 साल पहले प्राची की एज जो है वो उस समय उसकी पुत्री की एज का 4 गुना थी। एक तो यहाँ पे प्राची है और एक उसकी डॉटर है। कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले प्राची की जो एज है उस समय उसकी पुत्री की एज का 4 गुना थी। अब से 4 साल बाद, मतलब अब जो चल रहा है, जैसे आज 2024 चल रहा है, तो 2024 से 7 साल पहले 2017 की बात हुई, और 4 साल बाद 2024 से 4 साल बाद 2028 की बात होगी। तो एक बार तो हमने 2024 की बात की है, आज की बात की है तो 2024 की बात की है, फिर अगर 7 साल पहले की बात करेंगे तो 2017 की बात करेंगे, और 4 साल बाद की बात करेंगे तो 2028 की बात करेंगे। तो 17 से 28 में जाने पर 11 ईयर जो है वो एज बढ़ चुकी है। तो आपने ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करके एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करके एक रूल पढ़ा होगा आपने, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करके। उसमें क्या होता है कि हम 2 रेशो लेते हैं, ए रेशो बी है, इसमें कुछ चेंज करते हैं कि ए को एक्स बढ़ाया, बी को एक्स बढ़ाया, ए को एक्स घटाया या बी को घटाया, कुछ घटाया है, ये एक्स बढ़ाया या वाई घटाया, कुछ भी हमारे पास में घटाया बढ़ाया यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में एक नया रेशो और देता है, तो हम ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके इतने यूनिट की वैल्यू एक और बार क्रॉस प्रोडक्ट करके इतने यूनिट की वैल्यू उनके अंतर के बराबर लिखते हैं। तो वहां से 1 यूनिट की वैल्यू आती है, उससे हम ये 2 वैल्यू आसानी से निकाल पाते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज लेने वाले हैं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज में लेने वाले हैं। तो चलिए, कह रहा है कि 7 साल पहले ये रेशो है,
और कह रहा है कि 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद, यानी कि देखो ये 4 साल है, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, तो देखो 7 साल पहले से 4 साल बाद में जाने में 11-11 साल ये दोनों बढ़ चुकी हैं। तो ये रेशो जो है वो 11-11 साल बढ़ चुका है। ऐसा करने पर पुत्री की एज 2.5 गुना हो जाती है। अब 2.5 गुना का मतलब है 5/2 गुना, 5/2 गुना, यानी कि ये 2 होगी, तो ये हमारे पास में 5 हो चुकी है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 5 का अंतर 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से आ रही है। 55 और 22 के अंतर 33 के बराबर, तो 1 यूनिट जो है वो 11 के बराबर आई है। इसका मतलब ये 44 साल की होगी 7 साल पहले, और ये 11 साल की होगी 7 साल पहले। कह रहा है कि प्राची और उसकी वर्तमान आयु बताओ क्या है। 7 साल पहले 44, तो आज 51, 7 साल पहले 11, तो आज 18, तो 18 और 51 का टोटल जो 69 आ रहा है, और 69 ही इसका आंसर है, 69 ही इसका आंसर है। यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं हम। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति महीने जो है वो 16,000 रुपए कमाता है और अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। कहता है कि शेष राशि बताओ, शेष राशि जो है वो इसकी बचत है। यदि उसकी आय में इतना चेंज हो और खर्च में इतना चेंज हो तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि का बताओ क्या है। देखो बचत में ना प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, तो प्रतिशत में ये सब रिलेशन आपको दिए हुए हैं और प्रतिशत में ही आपसे बात पूछी गई है। तो प्रतिशत में देखें या परसेंटेज में देखें, परसेंटेज में पूछा जाए तो ये जो इनिशियल वैल्यू होती है या जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, इसको हम इग्नोर मान सकते हैं। तो अपनी इनकम का 80% खर्च करने का मतलब है कि इनकम अगर 100 है तो उसका खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम। 80% का मतलब 80 खर्चा है इसका, तो ये बचत जो है वो इसकी 20 हो गई। कह रहा है कि इनकम 20% बढ़ जाए, तो इनकम 100 थी, अगर ये 20% बढ़ जाती है तो 120 हो जाएगी, और 120 अब हो चुकी है। तो इसकी जो बचत है ना वो कह रहा है कि 10% बढ़ चुकी है, तो ये 10% बढ़ चुकी है पहले से, तो ये हो गई है 88। अब 120 में से 88 माइनस कर दूं मैं, तो हमारे पास में 32 जो है वो नई सेविंग निकल के आ गई है। तो सेविंग कितना प्रतिशत बढ़ गई है वो पूछ रहा है, तो सेविंग बढ़ी है 12। तो कितना परसेंटेज बढ़ी है, परसेंटेज में अगर हमको निकालना है तो 12 बढ़ी है 20 वाली वैल्यू। तो कितना परसेंट बढ़ी है, तो 20 से 5 बार और 12 पंजे 60% ही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि चौथे ऑप्शन में दे रखा है। ये सारे क्लास क्वेश्चन जो है वो क्लास में करवाए जाते हैं भाई, तो इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इजी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं अभी कि 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखो माधव ने ना 42,000 रुपीज में एक वस्तु खरीदी और 20% लॉस में बेच दिया। अब देखो 42,000 वाली वस्तु जो है वो 20% लॉस के साथ बेचेगा, तो क्या 4/5 रुपीज में बेच दिया होगा, ठीक है। अब कोई वस्तु थी इसने बेच दी, तो इतने रुपए इसको मिल गए होंगे। कह रहा है कि उस राशि से, जो पैसा इसको मिला है उस राशि से एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया एक तरीके से नया। अब कह रहा है कि इसी को इसने 30% बढ़ाकर बेच दिया, तो कुल प्रॉफिट बताओ क्या है। तो अगर ये 30% प्रॉफिट में बेच देगा तो क्या 130/100 में बेचेगा। आप बोलेगा हाँ बिल्कुल 130/100 में बेचेगा। तो सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, और 5 से इसको काट लेते हैं, ये 84 टाइम्स कट जाएगा। तो इधर तो 84 आ रहा है और ये 13 चौके 52 आ रहा है, तो 520 आ रहा है। सॉल्व करते हैं, जीरो को इग्नोर मार देते हैं एक बार को। सॉल्व करने पर ये 168 इंटू में 420 आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 8 6 3 4 43,680, 40,000 का माल जो है वो इसने अंत में 43680 में बेच दिया। तो फायदा कितने का हुआ, 42,000 वाला माल, तो इसको 1680 का फायदा हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज के कोण इस तरीके से हैं, दिख रहा है क्या आपको प्रॉपर, ये लो अब दिख रहा होगा। त्रिभुज के कोण इस तरीके से कि एक कोण अन्य कोण का औसत है, तो कोण कौन कौन से होंगे। अब देखो एक कोण जो है ना वो बाकी के 2 कोण का औसत है, ऐसा आपसे बोल रहा है। यानी कि हम यहां से लिखेंगे कि अगर तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, तो
यहाँ पे 2a लिख देंगे, b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2a, b प्लस सी बराबर 2a आएगा। तो b प्लस सी की जगह जैसे 2a लिखेंगे तो 2a प्लस a बराबर जो है वो 180 आएगा। तो 3a की वैल्यू जो है वो 180 आने पर मतलब है कि a की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, मतलब एक एंगल 60 डिग्री आएगा। 60 का मतलब है π/3, पाई का मतलब 180 होता है तो π/3 60 का मतलब है। तो π/3 कहाँ पर है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, चारों में π/3 है। लेकिन देखो बाकी दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, देखो a का डबल जो है, a का डबल जो है यानी कि 120 वो दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, बाकी के दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसका π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है और π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो 90 और 30 पर ही ये टोटल 120 हो रहा है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा π/6 पे 30, π/2 पे 90, तो 30 और 90 120 होता है और 120 का एवरेज जो है वो 60 ही आना है। तो यही आंसर हो सकता है और कोई सा नहीं है जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। कह रहा है कि जनवरी के पहले 16 दिन के लिए शहर का औसत, देखो ये सवाल कुछ इस तरीके से है, जनवरी के पहले 16 दिन का शहर का औसत जो है वो 22 डिग्री है। मान लो ये जनवरी है हमारे पास में, ये पूरी होती है 31 दिन की, ये होती है 31 दिन की जनवरी होती है। कह रहा है कि उस महीने के अंतिम 16 दिन का एवरेज जो है वो 26 डिग्री रहा है और पूरे महीने का एवरेज जो है वो 24 डिग्री है। तो 16वें दिन का तापमान बताओ क्या है। 31 दिन का एवरेज तो क्या है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें से पहले 16 दिन, देखो पहले 16 दिन मतलब ये वाले दिन, तो 16 दिन का एवरेज जो है वो यहाँ 22 है, 22 डिग्री है। और अंतिम 16 दिन, तो देखो 16 और 16 32 हो जाएंगे। तो अंतिम वाला जो है ना, ये वाला जो नंबर है 16वां जो नंबर है, 16वां जो दिन है, ये 2 बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 16 और 16 32 हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। तो एक क्या इन दोनों में आ रहा है, तो आप कहोगे कि इनका जो औसत है वो कितना है, 24 डिग्री रहा है। इनका कितना रहा है, नहीं इसका 26 रहा है, इसका कितना रहा है 26, ठीक है। तो कह रहा है कि 16वें दिन का तापमान बताओ क्या है, 16वें दिन का तापमान कितना रहेगा। तो एक चीज समझना आप कि यहाँ का टोटल, जैसे आप ये देखो कि a प्लस बी दिया हो और b प्लस सी दिया हो और a प्लस बी प्लस सी दिया हो, तो हम a प्लस बी प्लस सी की मैं वैल्यू देकर b की वैल्यू कैसे निकालें। देखो a प्लस बी प्लस सी जो है ना, वो हमको a प्लस बी प्लस सी जैसे 10 दिया हुआ है, b प्लस सी जो है वो 8 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी मान लो दिया हुआ है 12। तो हम b कैसे निकालें, देखो अगर इन दोनों का टोटल करें ना, इन दोनों का टोटल, तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 2 16। इसमें से मैं अगर a b c माइनस कर दूं ना, ऐसे 12 माइनस कर दूं, तो हमारे पास में जो यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, वो 1 बार बच जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना, वो 1 बार बच जाएगा। तो वैसे ये 16 दिन में और इन 16 दिनों में 16वां नंबर जो है वो कॉमन आ जाता है। तो बेसिकली इसको निकालना हमें, तो इन दोनों का टोटल में से अगर 31 दिनों का टोटल टेम्परेचर माइनस कर दें तो वो 16वें दिन का टेम्परेचर आ जाएगा। हालांकि ये ना, ये वाला क्वेश्चन डेविएशन मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन डेविएशन मेथड अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, डेविएशन मेथड सीखने पर ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो 16 इंटू में 22 प्लस 16 इंटू में 26 में से मैं अगर 31 इंटू में 24 माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 16वें दिन का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक बार इनमें से 16 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 16 इंटू में ये 22 प्लस 16 38 हो जाएगा, बराबर 21 माइनस में 21 इंटू में 24। इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 2 38 दूनी 76 माइनस ये 3 आएगा, 3 इंटू में 31 करेंगे तो 93 आ रहा है। 38 इंटू में 2 और यहाँ पे 31 गुणा 24 ही तो करना है, 16 इंटू 22 16 इंटू 26 ये जुड़ेगा। तो यार ये थोड़ा बड़ा है, 26 और 42 जो है वो 48 है भाई, 48 है। तो यहाँ से 24 ही कॉमन आ जाएगा। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, देखो यहाँ पे ना ये 22 और 16 48 होगा, तो हम 24 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 24 कॉमन लेंगे तो 16 इंटू में 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 16 इंटू में 2 32 में से 31 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 24 करने पर 24 डिग्री हमारे पास में टेम्परेचर आ जाएगा, 24 ही हमारा आंसर है, ठीक है। हालांकि वैसे आइडिया लग रहा है कि 22 और 16 का जो औसत है वो 24 पूरे का एवरेज है, तो आप यहाँ पे 24 ही मान के चलोगे कि 24 ही इसका 16वें दिन का
टेम्परेचर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये सवाल है भाई, देखो चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये ना एक डीआई है और डीआई इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। कह रहा है कि एक ये जो टेबल दिख रही है ना सामने, इन द गिवन टेबल लड़कों के एक छात्रावास के भोजनालय के 3 कर्मचारियों राहुल, सुनील और विपिन के 3 महीने का मासिक वेतन दिया गया है। इन दिस टेबल देयर आर गिवन एवरेज सैलरी ऑफ 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स राहुल, सुनील एंड विपिन। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना क्या है। ये जो टेबल है इसको ध्यान से समझना आपको कि क्या आंसर आएगा। क्या है कि नवंबर में सुनील का वेतन, नवंबर में सुनील कहाँ है, ये रहा, इसका वेतन जो है वो राहुल के वेतन का कितना परसेंट है। राहुल के वेतन का कितना परसेंट है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से 21 बार और 5 से 23 बार, तो 21 जो है 21/23 आ रहा है। 21 जो है वो 23 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। फट से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कभी कभी 23 से भाग देंगे 2100 में, तो 23 से भाग दिया, 23 इंटू में 9 करेंगे तो 207 आता है, 3 बचेगा 0, एक बार भाग जाएगा तो 91 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही निकल के आ रहा है यहाँ पर 91 पॉइंट कुछ जो है वो पहला ऑप्शन ही निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वरुण और संदीप ने कार की रेस के लिए एक बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरुआत की है, तो कितने समय बाद वे पहली बार फिर से मिलेंगे, ऐसा आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पे ना एक तो वरुण है और एक संदीप है, इन्होंने एक रेसिंग की है, ऐसे बहुत ही खराब सर्कल बनाया मेरे से, फिर से बना लेते हैं, यहां बना देता हूं मैं अच्छे से। चलो ठीक है, देखो एक चीज समझना आप, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूं एक सर्किल। अगर कोई आदमी है ना यहाँ से बोले कि 8 बजे आप दौड़ लगाओ, ए नाम के व्यक्ति से बोले और बी नाम के व्यक्ति से बोले, ए नाम का व्यक्ति जो है वो इस ट्रैक का चक्कर जो है वो 2 मिनट में लगा सकता है, ये 3 मिनट में लगा सकता है। ठीक है, 3 मिनट में लगा सकता है ये 2 मिनट में लौट के आ जाएगा इधर और ये 3 मिनट में लौट के आ जाएगा इधर, ट्रैक के चक्कर लगाते हैं ये। तो बताओ ये कितनी देर बाद मिल जाएंगे अगर इन्होंने 8 बजे रेसिंग स्टार्ट की हो। तो देखो ये 8 बजे रेसिंग स्टार्ट की तो ये 8:02 पे आ जाएगा यहाँ, फिर 8:04 पे आएगा यहाँ, और ये 8:06 पे आएगा, ये 8:03 पे आएगा और 8:06 पे आएगा, तो 8:06 पर ये दोनों मिल जाएंगे। यानी कि उस स्थिति में 2 और 3 का एलसीएम जो भी होगा, 2 और 3 का एलसीएम यानी कि 6, तो 6 पर ये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस टाइम का एलसीएम जो लेते हैं वही हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक है, टाइम का एलसीएम लेते हैं वही आंसर निकल के आता है कि कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे, वो टाइम का एलसीएम होता है। तो आप सोचो कि ये जो है ना 1635 मीटर का ये ट्रैक है। अब देखो एक की स्पीड जो है ना वो 90 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब आप जानते होंगे कि ये 25 मीटर पर सेकंड होता है। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब जो होता है वो 25 मीटर पर सेकंड होता है। याद कर लें या फिर ये गोल्डन रेशियो याद करें 18 और 5 का। 18 किलोमीटर पर आवर में जो है वो 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, तो इधर 18 की जगह 90 किलोमीटर पर आवर है 5 गुना, तो 5 की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो चलता है वरुण 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है वरुण, और दूसरा वाला जो है वो 18 का 6 गुना 108 है, तो 5 का 6 गुना 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता होगा दूसरा वाला। क्या पूछना चाह रहा है कि कितने देर बाद वो समय, किस समय वो मिल जाएंगे। तो एक बात बताऊं, मैं टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस में स्पीड का भाग देते हैं, तो डिस्टेंस 1635 है और 1635 में 30 का भाग देंगे,
तो ये टाइम इसको लगा, ये टाइम इसको लगा। अब इनका एलसीएम कैसे निकालें, आपको भाग नहीं देना इसमें, ध्यान देना, a अपॉन बी और c अपॉन डी का एलसीएम निकालना आपको। तो ऊपर वाले अंश का यानी कि a और c का यानी कि न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेते हैं हम, और डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं हम, एचसीएफ लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहां से। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का तो एलसीएम तो 1635 और 1635 का एलसीएम तो आएगा 1635 ही, और 25 और 30 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1635 में 5 से भाग देंगे तो 32 बार 32 पंजे 160 होता है, 3 बचेगा, 327 सेकंड आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बताने में इतना टाइम लगा है, बाकी है बड़ा इजी कि 1635 में आपको भाग देना था, 1635 में भाग देना था 90 और 108 के एचसीएफ 18 मीटर पर सेकंड का मतलब 5 मीटर पर सेकंड है। इतना सा सवाल है, सीधा ही हम सवाल को कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पहले से ही चीजें पता हो। लेकिन अभी डिटेल से हम जान रहे हैं कि डिटेल से कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए हमको इनका, तो वो चीज मैं आपको अभी बताते चल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बताता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज यहां दिया हुआ है और कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है अपना, ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, समकोण समद्विबाहु है ये, यानी कि आइसोस्केलस और राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों बराबर हैं। आइसोस्केलस का मतलब है समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु दोनों भुजाएं बराबर है। और कह रहा है कि इसका एरिया 50 है। अब देखो ये ए साइड है, ये ए साइड है, तो आप सोचो कि 1/2 इंटू में ए स्क्वायर एरिया होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, बेस इंटू में हाइट करते हैं तो हमारे पास एरिया निकल के आता है। तो हाफ इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 50 दी हुई है, यहाँ 50 दी हुई है, चल रहा सिम सिम। थोड़ा सा स्लो हो गया है किसी वजह से। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है तो यहां से ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 100 निकल के आएगी, तो ए की वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं। तो मतलब 10 ये है और 10 ये है। तो ध्यान देना, ये ए और ए होती है ना, दोनों बराबर है और समकोण त्रिभुज होती है, a√2 होती है। तो ये 10 है तो 10√2 निकल के आ जाएगी वैल्यू, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो वो a√2 के बराबर ही वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। मेरा माउस नीचे गिर गया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, बताएं क्या है। जहां ए जो है वो एक्यूट एंगल है, यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये ना साइन में ही दे रखा है, तो साइन ए को मैं अगर एक बार को एक्स मान लेता हूं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, कुछ ऐसा ही दिखेगा क्या ये, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। तो फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ये आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो कट जाएगा और इसका वैल्यू आता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, और साइन ए इंटू में कॉस ए करने पर, साइन ए इंटू कॉस ए करने पर साइन ए कॉस ए निकल के आ जाएगा। तो क्या यही आंसर है हमारा, थर्ड ऑप्शन यही दे रखा है, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से हम कर सकते थे। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन है, देखो बेलन का आयतन पूछ रहा है, इसमें क्या है। तो बेलन का आयतन ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है ये। अरे वाह यार,
अरे फिर तो मजा आ गया। देखो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर यहाँ पे 8 दे रखी है, तो 8 इंटू में 8 इंटू में एच, एच कितना है 14, तो 7 से 2 बार कट गया ये, तो 16 इंटू में 176 करना है। 176 इंटू में 16 करेंगे तो 272 में 9 जोड़ा 281 6 आ गया, यही आंसर है। 17 क्वेश्चन हो गए फटाफट। देखो ऐसे होते हैं। देखो अब क्या कह रहा है ये सवाल कह रहा है कि 2019-2020 में और 2022 में बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या जो है वो 2018, 20 और 21 में ए में नामांकित छात्रों के कुल संख्या का क्या अनुपात है। 19, 20 और 22, तो ये 19 है, ये 20 है और ये 22 है। 19 में नामांकित छात्रों की संख्या दे रखी है ये। अच्छा यहाँ पे एक बार मुझे ये पूरा देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। नामांकित छात्री हैं तो इनका ही रेशो दिया हुआ है, तो 19, 20 और 22 में बी में पूछ रहा है, तो बी कौन सा है, ये वाला कलर जो है वो बी है। तो बस हो गया, फिर से गिर गया। देखो अब बी में 350 ये हैं और 375 ये हैं और 200 ये हैं, तो 200, 300, 500 और 300 800, 850, 925 आ रही है वैल्यू। 925 का मतलब कितना है, 925 का मतलब है 25 से भाग दें तो 25 से 3 बार 75 और 25 से 17, 25 से 7 बार, तो 37 गुणा 25 है। तो संभावना ये है कि 37 का रेशो जो है वो शुरुआत में आना चाहिए अगर इनका रेशो पूछा है। तो 37 की वैल्यू देखो एक ही है और एक ही ऑप्शन हमें मिल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ये वाला 37 और 28। ठीक है, 925 जो है 37 का मल्टीपल है, एक ही देख का हम आंसर कर सकते हैं इसमें। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि tan t की वैल्यू जो है, tan t की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1/3। ध्यान देना, इस तरीके से जब हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो tan होता है 1/3 और ये 1 है ये 3 है, तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 1 + 9 जो है वो 10 होता है। 10 का रूट हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। sec t पूछ रहा है तो इधर से इधर जाना है हमको। देखो एक चीज समझना, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जब भी tan में जाना है तो इधर से इधर जाओ। पर अगर ये थीटा है हमारे पास में एंगल, ये थीटा है, इधर से इधर जाना tan है, इधर से इधर जाना cot है, इधर से इधर आना sec है, इधर से इधर आना cosec है, इधर से इधर जाना sin है, इधर से इधर जाना cos है। इनको ध्यान रखना, आप इस तरीके से याद रखो। आप अगर थीटा ही है तो परपेंडिकुलर बेस सब भूल जाओ, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये sec है √10/3, तो √10/3 आंसर है। फोर्थ आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर √10/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अब हम आ गए 20वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब 9 से अगर इसको भाग देंगे, हम 9 से भाग देंगे तो आपको पूछ रहा है कि वास्तविक विभाजन के बना शेषफल बताओ क्या है। तो देखो 9 से जैसे है ना, आप एक काम करो, आप है ना 79 में भाग दो 9 से। तो देखो 9 से है ना 9 में भाग चला जाता है, 7 में भाग नहीं जाता, तो 7 ही शेषफल बचेगा। वैसे भी देखो 79 में 9 से भाग देंगे तो 9 8 72 होता है और 72 से 7 ज्यादा ही है। आप 89 में दे लो, तो आप देखो 89 में दोगे 9 से 9 कट जाएगा, 8 बचेगा शेषफल। ठीक है, जैसे आपने क्या किया 547 में दिया 9 से भाग, तो 9 से देखो ये 5 और 4 9 तो कट गया, 7 ही यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जहां जहां 9 बन रहा है ना उसको आपको काट देना है। ठीक है,
तो जहां जहां 9 बन रहा है उसको काट देना। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ये दिख रहा है। अब 9 से भाग देना है इसमें, ठीक है। तो 9 से देखो ये 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया यहाँ पर, और 7 और 2 9 कट गया यहाँ पर, और 8 बचा, 3 बचा और 2 बचा। तो 8 3 और 2 में 8 3 11 और 2 13, 13 में 9 का भाग दे लो, इनका जोड़ में आप 9 का भाग दे लो, तो 4 हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। जरूरी है, देखो 9 से भाग देने के लिए क्या जरूरी है हमारे पास में, 9 के लिए रूल हमारे पास में है कि डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इस तरीके से डिजिट्स का सम निकालोगे, जहां जहां 9 आ रहा है वहां तो काट दो आप, फिर बची हुई रिमेनिंग जो डिजिट है उनके डिजिट्स का सम करो और फिर 9 से डिवाइड करो, जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सी बात है। देखो अगला ये डीआई का क्वेश्चन है 21 नंबर वाला। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बताओ अगर ये 2021 में कारों के उत्पादन से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, तो दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताओ क्या है। 2021 में वर्ष में अगर इतना कुल उत्पादन था, तो 2021 में डी में किस्म की कारों को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो आपको डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डी की वैल्यू येलो है, मतलब 20% वाली है। तो पूरे 360 डिग्री में, 360 डिग्री के एंगल में 20% का हिस्सा इसका है, तो 360 का 20% निकाल दो सीधा सीधा ही, तो 72 होगा। तो 72 डिग्री ही आपका आंसर है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये अगला पाई चार्ट है भाई। यहां क्या कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट जो है वो आदित्य द्वारा खर्च किए जाने को दर्शाता है। आदित्य की मासिक इनकम जो है वो 54,000 है, 54,000 दी हुई है आपको मासिक इनकम। कह रहा है कि भोजन पर कितना खर्च करता है, तो भोजन पर 23% करता है, तो 54 का 23% ये आपको निकाल लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 115 में 9 जोड़ेंगे तो 124 4 आ जाएगा, 124 2, तो 1242 के साथ में एक जीरो जिसमें आ रही होगी वही आंसर है 12,420। सिंपल। तेईसवें सवाल की तरफ हम पहुंच गए हैं। 23 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है 23 नंबर का। कह रहा है कि इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यार ये ले, वेरी गुड। कह रहा है कि इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है। त्रिज्याखंड कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है त्रिज्याखंड, ठीक है। कह रहा है कि 15.75 ये सेंटीमीटर त्रिज्याखंड है। कह रहा है कि इससे 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाला अगर त्रिज्याखंड काटा जाता है तो उसका एरिया बताना क्या है। इसमें 11 सेंटीमीटर जो है ये है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है ऐसी स्थिति में जब रेडियस दी हुई होती है और चाप दिया होता है, तो 1/2 r इंटू में l जो होता है वो एरिया का फॉर्मूला होता है जब चाप की लंबाई और रेडियस दी हुई होती है। तो 1/2 इंटू में, देखो 15.75 को ना आप ऐसे लिख लो, 15 सही 3/4, 75 का मतलब 3/4 होता है, तो 60 और 3 63/4 लिख दो इसको, 63/4 इंटू में 11, ये हमको सॉल्व करना है। तो 11 इंटू 63 में बेसिकली 8 का भाग देना है, तो 693 होगा। 11 इंटू 8, हमको 8 का भाग देना है, 8 से 69 भाग दिया, 8 बार 64, 5 बचेगा 53, 8 से 6 बार 5 बचेगा, तो फिर 6 2 5 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5/8 का मतलब है ना, 5/8 का मतलब ये 62.5 होता है। कब होता है, जब परसेंटेज होता है। 62.5% का मतलब 5/8 होता है, लेकिन परसेंटेज ना होता 5/8 का मतलब निकालना तो 0.625 होता है, तो 0.625 निकल लिख देंगे। लास्ट में 5 बच रहा था तो 0.65 हम लिख सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपके काम आ जाती हैं पेपर देते टाइम, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 24वां क्वेश्चन और फिर लास्ट में 25 वाला क्वेश्चन, और ये पेपर फिनिश। ये प्री का पेपर था, मेंस में बड़ा काम आएगा। कह रहा है कि बिंदु पी और एस आर और रेखाखंड क्यू और आर के एक ही ओर है। ये कोई एक लाइन सेगमेंट है क्यू और आर। रेखाखंड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट क्यू और आर। इसके एक ही तरफ पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है। ये पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, और इस तरीके से है कि पी क्यू आर, तो पी से क्यू और क्यू से आर, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और एस आर क्यू यानी कि पी एस एस पॉइंट है, ये एस आर क्यू, ये जो पॉइंट है हमारे, अरे यार कहां गया, तो ये पॉइंट ऐसा है। तो एस आर क्यू मतलब ये वाला एंगल भी हमारे पास में 90 डिग्री है। और कह रहा है कि पी क्यू जो है वो बराबर है एस आर के। पी क्यू बराबर है ये वाला इस एस आर के, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ क्या होगा। ये ट्राइंगल है, इनका कॉन्ग्रुएंसी की बात की है। देखो यहां पर हम जैसे इनको मिलाएंगे तो देखो ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये एस आर क्यू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक साइड बराबर हो गई है, एक साइड कॉमन है, और इनके बीच का एंगल जो है वो बराबर है। तो एस रूल द्वारा ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, ये एक शिफ्ट का आपका पूरा पेपर खत्म हो गया भाई। देखो मान लीजिए सी एक व्रत है, तो सी एक व्रत है, सी 4 सर्किल होता है, तो ये सी को ऐसे व्रत कह रहा है कि ये व्रत है। ओ जिसका केंद्र है, तो ओ इसका एक सेंटर है, ये लिख दिया। पी जो है सी का बाह्य बिंदु है, मतलब पी जो है वो एक पॉइंट है कहीं जो बाहर है। कह रहा है कि पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखाएं, इस सर्किल सी पर दो स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट है, इसका मतलब टेंजेंट होता है। तो पी से दो टेंजेंट बनानी है आपको, ऐसे ऐसे एक टेंजेंट ये बनी और दूसरी टेंजेंट जो है वो आपकी ये बनी। ये दो टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी क्रम से स्पर्शता बिंदु है, मतलब ये जो स्पर्शता बिंदु का मतलब है ए पॉइंट और बी पॉइंट पर ये मिलती है एक तरीके से। कह रहा है कि पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर आनत है, मतलब 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये पी ए और पी बी जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इनके बीच में एंगल जो है वो 60 है। तो पी ओ ए पूछ रहा है, तो पी ओ ए मतलब आपसे पूछ रहा है, पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। एक चीज ध्यान में रखना कि ये 60 डिग्री होता है ना, तो ये 180 माइनस 60 डिग्री होगा, 180 माइनस थीटा होता है। मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी ऐसी स्पर्श रेखाएं बनती हैं तो ये थीटा एंगल होता है, तो ये 180 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है। मतलब इन दोनों एंगल का जो सम है, इन दोनों एंगल का सम है वो 180 होता है। तो ये 60 है ना, तो ये 120 डिग्री होगा। और तब ये 120 होता है ना, तो ध्यान देना इनको मिलाने पर, इसके सेंटर को उस पॉइंट से मिलाने पर ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलेटरल नहीं, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि सर्वांग ट्रायंगल बनते हैं। तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर आता है, ये एंगल बराबर आते हैं, मतलब ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री आता है। तो ये दोनों बराबर बराबर आएंगे, तो 120 में आधा आधा करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 60 ही इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा पेपर था भाई, एसएससी सीजीएल 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही उसी टाइप के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी सीजीएल मेंस में। और यूट्यूब पर है ना हवा बनाई जाती है कि पेपर टफ आता है, पेपर टफ आता है, जबकि पेपर टफ नहीं आता है। पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। ये 10 साल से पूछने वाले सवाल हैं, बस पेपर में आते हैं तब ये थोड़े टफ लगते हैं, बाकी ये होते ईजी है। इस क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर से अगला कोई सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।